एक शब्द जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा है वो है जेनरेशन जी, जेन जी। मुझे लगता है कि जब तक जेन जी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, किसी ने यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं की थी कि भाई मैं किस जनरेशन का हूं। स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं क्योंकि उनके विचार हर ऐसे मुद्दे के साथ होते हैं जिसका सरोकार समाज से होता है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। आयु मेरी ज्यादा हो गई, लेकिन मैं भी जेन जी ही हूँ। माने हर समय हमारे भीतर उत्साह होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, कुछ नया करने का जज्बा होना चाहिए, शौर्य वीरता होना चाहिए, सोल्यूशन को खोजने के लिए एक हमारी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो जिस तरह से लेकिन पिछले दिनों सड़कों से लेकर के संसद तक जो हंगामा बरप रहा है और उसमें दिख रहा है कि हाँ, अपने हितों की रक्षा के लिए हेल्थ, एजुकेशन, माने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और बहुत सारे हमारे सामने संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं, लेकिन उनका समाधान खाली बगावत, विद्रोह या गाली गलौज करके तो नहीं निकलेगा। इसलिए मैं कहूंगा युवाओं से, गालीबाज नहीं, हुनरबाज बनो। अपने भीतर वो शौर्य, वो पराक्रम, वो वीरता, वो ज्ञान, वो विज्ञान, वो दृष्टि, वो दक्षता, वो शोध, वो बोध, वो विरासत, वो विकास और इस तरह का अपना सर्वांगीण प्रयास करो कि आप कुछ इतना बन पाए कि आपके ऊपर आपका परिवार, ये समाज, ये राष्ट्र और पूरा विश्व भारत के युवाओं को देख रहा है, वो गौरव की अनुभूति करे कि भाई यूथ हो तो भारत जैसा, जेनजीज हो तो भारत जैसी। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ उसमें एक पक्ष तो है कि भाई आप अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं और कुछ चेंज भी ला सकते हैं। वैसे मैं खाली शिक्षा मंत्री बदल दिया इसको कोई चेंज नहीं मानता हूं, वो व्यक्ति बदला है, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और खाली राजनीतिक व्यवस्था बदलने से बात नहीं बनेगी, अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। और इस दिशा में यदि पुरुषार्थ करेंगे तो पढ़े लिखे, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, गालीबाज नहीं, हुनरबाज और अच्छे बच्चे तैयार होंगे जो अपना और भारत का भविष्य बनाएंगे। स्वामी जी, जब भी जो देश की किसी भी दुनिया में कहीं पर भी जो सबसे नई पीढ़ी होती है वो वही उस पीढ़ी की जेन जी होती है। मतलब जेन एक्स ले लें हम, उसके बाद मिलेनियल्स को ले लें हम, जेन जी को ले लें, आने वाले समय में अल्फा जो कि अभी से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे सवाल पूछती हूं क्योंकि जेन जी ऐसे ही पूछता है कि अब आप बताएंगे कि हमें विरोध कैसे करना है। नहीं, विरोध का एक तरीका देश में निर्धारित होता है। हाँ। डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय और हमारी सामाजिक सरोकार के साथ विरोध होता है ना। माने विरोध का विरोध नहीं है, विरोध करो, लेकिन संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हमारा विरोध होना चाहिए। बड़ी दुनिया में बड़े बड़े आंदोलन हुए और वो उस विरोध से कुछ निकलना चाहिए ना। विरोध माने खाली बगावत, हंगामा, देखो क्रांति होनी चाहिए। बगावत, विद्रोह, हंगामा और गाली गलौज, इसमें फर्क है ना। तो विरोध होना चाहिए लोकतांत्रिक, संवैधानिक तरीके से। और दूसरी बात, ये जो गाली गलौज तो पूरी दुनिया में, पहले तो हमारे यहां पर किसी को मूर्ख बोल दिया जाता, उतनी बहुत बड़ी गाली होती थी। आजकल तो माने माँ, बहन, बेटी से शुरू होकर के इतनी भद्दी गालियां हमने तो पूरी जिंदगी में, हम लगभग अब 60 पार कर गए, जितनी गाली हमने 60 साल में नहीं सुनी उतनी गाली तो हमने 6 दिन में सुन ली। माने गालियों के नए नए वर्जन हो सकते हैं। तो रिसर्च और इनोवेशन जमीन और आसमान पर और दुनिया में छा जाने के लिए नहीं, बल्कि गालियों के नए क्रिएटिव क्या तौर तरीके हो सकते हैं, ये कौन सा विकास है? आपने खुद विरोध किया था, आपने खुद विरोध प्रदर्शन किया काला धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बैठे, बहुत सारी चीजों को लेकर स्वामी जी आपके भी ऊपर सवाल उठे। आप उस समय का विरोध अच्छा और आज का विरोध प्रदर्शन बुरा, उस समय भी तो लोगों ने कहा था ना ये क्या तरीका है। नहीं, देखो, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पुलिस वालों को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने खूब मारा, वो भी गलत था। आज भी जो निर्दोष बच्चों को मारा है हम उसकी घनघोर भर्त्सना करते हैं और उन पुलिस वालों को भी दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने निर्दोष छात्रों को पीटा है। लेकिन जिन्होंने पुलिस वालों को पीटा, जिन्होंने हमारे पैरामिलिट्री को पीटा, घसीटा और मॉब लिंचिंग जैसी स्थितियां भी बनी और देखा है वो तो और विरोध
प्रदर्शन के नाम पर उसमें मर्डर किए हुए, रेप किए हुए और बहुत सारे अपराधी भी आकर के घुस गए। तो बच्चों को सामने रख करके और ये जो शिखंडी जैसा प्रयास किया अपराधियों ने, उन आपराधिक वृत्ति वालों पर, उन एक तरह से आतंकवादी सोच वाले जो लोग हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो छात्र हैं उनसे भूल चूक होगी, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया भाई मैं माफ करता हूं उनकी गाली गलौज से, लेकिन भाई ये हमारी संस्कृति सभ्यता हमारा संस्कार नहीं है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो अपराधी किस्म के लोग, आतंकवादी किस्म के लोग, रैपिस्ट और क्रिमिनल जो लोग आ गए थे उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये सारा देश इस बात पर सहमत है। कंगना रनौत ने जो कहा उस पर भी काफी लोग आक्रोशित हुए। उनका भाव और उनकी भाषा, आपकी टिप्पणी? नहीं, मैं तो उसके ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कंगना रनौत के पीछे तीन चीजें हैं। एक तो जो उनका अतीत है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। मतलब फिल्म, हाँ, मतलब वो जिस सभ्यता की बात कर रही हैं, उन्होंने जब जैनजी थे तब क्या क्या किया हुआ है, इसलिए वो जैनजीज को अभी शिक्षा देने लायक नहीं है। एक दूसरा जो है, उनको भी अपनी बात कहने का एक सभ्य तरीका अपनाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आप कहते हैं ना, जब कुछ कहते हैं तो आपका चरित्र लोग देखते हैं, तो उनको अभी और बहुत कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है, उसके बाद उनको लोग सीरियसली लेंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि हम बात जेनजी की कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो अपना हाथ उठाइएगा, क्योंकि आप सीधे अपनी मन की बात, आप हो सकता है आपको उनकी बातें पसंद ही नहीं आ रही हो। ये गाली गलौज की बात अगर पहले दिन से उठी, क्या ये सामान्य है, क्या बहुत नॉर्मल है गाली देना बातचीत में, या दोस्तों के बीच, या पब्लिक प्लेटफॉर्म? एक होता है ना, एक प्राइवेट लाइफ में आप करते हैं, सबके चेहरे पे मैं मुस्कान देख रही हूं। प्राइवेट लाइफ में भी नहीं करनी चाहिए श्वेता जी। प्राइवेट लाइफ में भी पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के बीच में, मैं दोस्तों के बीच की गाली बात गलौज कर रही अच्छी बात नहीं होती है। सब हंस रहे हैं। सन्नाटा क्यों है भाई, बोलते क्यों नहीं बच्चों? क्या गाली देना अच्छी बात है? जोर से बोलो नहीं, गाली देना अच्छी बात है क्या? तो बस, कौन कौन गाली देता है, अगला सवाल पूछ लूं मैं? मैं कतई गाली नहीं देता हूं। हाँ, हमारी ज्यादा से ज्यादा बड़ी गाली होती है बावड़ा। मतलब तो हमारे पास बहुत, देखो एक बात बताना चाहता हूं श्वेता जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है कि जब आप गाली देते हैं ना, बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा करती है। आपके ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 37 ट्रिलियन सेल से एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, जो आपके बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन में आपको धकेल देती है। और जब आप पॉजिटिव होते हैं और जब आप उत्साह से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से भरे हुए होते हैं, मैं कहता हूं ना, वीरों का वीरत्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, भगवती की भगवत्ता और भवानी का शौर्य हमारे भीतर होना चाहिए। यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी प्रकृति है, यह हमारी संस्कृति है। शौर्य, वीरता, पराक्रम का विरोध नहीं है। लेकिन राम ने कोई रावण को मारने से पहले उसको गाली दी थी क्या? उसका सीधा मोक्ष कर दिया। कृष्ण ने 100 गालियां माफ की, फिर से दर्शन चलाया। तो अपने को अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत भी देखनी है, विरोध भी करना है तहजीब के साथ। लेकिन स्वामी जी, ये वही पीढ़ी है जिसकी इतनी तारीफ हुई थी इस बात के लिए। मैं देखिए, तारीफ अभी प्रोटेस्ट के लिए भी हो रहा है कि नहीं, मैं बता रही हूं, मैं बता रही हूं क्यों। जब महाकुंभ में सबने कहा, देखिए युवा पीढ़ी कितनी बढ़ चढ़ कर जा रही है, अपनी संस्कृति को पहचानती है, उस समय वो प्रसन्नता, ये कोई दो अलग अलग लोग तो होंगे नहीं। देखिए, बात विरोध का विरोध करने की है ही नहीं, जम करके विरोध होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, एक शिक्षा मंत्रालय में ही क्यों, खामियां तो चारों तरफ भरी पड़ी है। क्या इस देश का कृषि मंत्रालय में कोई दोष नहीं है क्या? क्या इस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय में दोष नहीं है क्या? क्या प्रकृति और पर्यावरण के नाम पर जो मंत्रालय है वहां पर गड़बड़ियां नहीं है क्या? गड़बड़ियां तो सड़क से लेकर के और जो एविएशन, जो हमारा इंडस्ट्री है, सब जगह मिलेंगी। और खामियां दूर होनी ही चाहिए, और बिना विरोध के भी खामियां दूर होनी चाहिए। मिनिस्ट्री किस बात के लिए, सरकारें किस बात के लिए बनी होती हैं? मैं कहता हूं, सुधार सब जगह होना चाहिए, और उस सुधार की शुरुआत पहले स्वयं से होनी चाहिए। पहले हमें सुधरना चाहिए। हमारे एक आचार्य श्याम शर्मा हुए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा।
हम बदलेंगे, जग बदलेगा। पहला परिवर्तन खुद से, फिर परिवर्तन अपने समाज में, फिर सरकार में भी। माने वैयक्तिक जीवन से लेकर के आत्मतंत्र से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा तंत्र, कृषि तंत्र, राजतंत्र, सब जगह षड्यंत्र है, वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने अगुवाई की जेनजी आंदोलन की, एक कॉकरोच जनता पार्टी, उसके कुछ स्पोक्स पर्सन्स, नेतृत्व, लेकिन उन लोगों ने कॉल दिया तो जेनजी जो था, जो लोग शिक्षा में बदलाव चाहते थे, जो लोग रोजगार चाहते थे, क्योंकि कल ही अभिजीत दीपके से हमारे संवाददाता ने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि केवल ऐसा नहीं है कि एक एज ग्रुप के, बल्कि 25 to 35 के भी बहुत लोग वहां आए थे, क्योंकि उनको रोजगार की समस्या है। तो उनके कहने पे वो सब बाहर निकले थे और वो कहते हैं कि कहीं पर भी कोई भी वैसी समस्या होगी, मैं आवाज दूंगा, सब निकलेंगे फिर। अच्छा, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाना चाहता। जेनजीज के नाम पर आंदोलन करने का हक उनको है। पहले तो खुद को जिन्होंने बहुत अच्छा बनाया, मुझे लगता है इस पूरे जेनजीज को लीड करने का उनका अधिकार है। जो नीट है, जी है, सिविल सर्विसेज की कंपटीशन है, अलग अलग जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, कॉलेज लेवल के जो कंपटीशंस को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ करके दिखाया। अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में जो टॉप के, उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप जिन्होंने खड़ी की है, कुछ चाहे वो जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिन्होंने बड़े काम किए ना। आदर्श तो हमारे सामने होने चाहिए। केवल डिस्ट्रैक्शन से, केवल फ्रस्ट्रेशन से बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जेनजीज का नेतृत्व करने वाले भी ऐसे कैरेक्टर हमारे सामने होने चाहिए कि जिनमें कुछ कंस्ट्रक्टिव इनकी जिनकी लाइफ हो। तो भारत ने आदर्शों को पूजा है, और आदर्श उन्हीं के हैं जिनका जीवन, जिन्होंने कुछ करके दिखाया। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को खपाना पड़ता है। गाली देने में तो कुछ लगता ही नहीं है ना। बगावत, विद्रोह, आगजनी और ये जो डिस्ट्रैक्शन है, और इसमें भी मुझे तो आश्चर्य हुआ, लोग नारे लगा रहे थे, ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, जातिवाद से आजादी। और फिर अब नया शिक्षा मंत्री जो बना, वो कौन बना है? वो तो ब्राह्मण कुल उत्पन्न और आरएसएस का पक्का प्रचारक बना है। तो आजादी कहां आ गई? और आजादी के नारे लगाए, और 8 से 16 घंटा गुलामी सोशल मीडिया की, फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टा की और एक्स की। पढ़ाई पर ध्यान है ही नहीं। आजादी के नारे लगा रहे और गुलाम बने में बर्गर के, पिज्जा के। आजादी के नारे लगे, आजादी के तालियां बजा रहे हो, खुद तालियां बजा रहे हैं सब ना। ठीक है, बजा रहे तालियां, हो ऐसे ही रहा है। आजादी के नारे लगा रहे और गुलाम है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के। अरे भैया, आजाद जीवन जियो तो स्वामी रामदेव की तरह दियो। ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई बॉयफ्रेंड, और सारा देश फ्रेंड है। तो ये जो हमारे भीतर जो सोच है ना, हम नारे कुछ लगाते हैं, होते कुछ है, करते कुछ है। ये जो मामला है, इनके जरा प्रश्न लो, इनके भीतर क्या बुलबुले फूट रहे हैं, जरा इनके भी दिल की जान। हाँ, नहीं, कोई सवाल पूछना नहीं चाह रहा ना, आपने बैकफुट पर डाल दिया पहले ही। नहीं, ये बैकफुट पूछना नहीं। हाँ, नहीं, पूछना तो सबसे बड़ी आजादी है। सवाल पूछो, प्रश्न, सवाल। हमारे यहाँ वेदों से लेकर के दर्शन, उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता, क्या भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही तो है। तो सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन और आंदोलन, ये तो सृष्टि के आदिकाल से होता रहा है। नहीं, स्वामी जी, एक चीज मैं बताती हूँ। जैसे अब अगर मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं तो हम लोग नकल के विरोध में, शिक्षा में हमेशा सुधार चाहिए आपको। नकल कैसे खत्म हो उसको लेकर इतना बड़ा, अब पेपर लीक नया समस्या। आप लोगों में से कोई है जिसको ऐसा लगता है कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे पेपर लीक की समस्या अब दूर हो जाएगी? नहीं, कैसे दूर होगी? किसी के पास है इसको लेकर कोई? अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूं, ये बताओ, इस आंदोलन से क्या निकला? कि भाई इस आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता हो गई। भाई बताओ ना, कि भाई इस आंदोलन से निकला कि शिक्षा बदल जाएगी, इस आंदोलन से अब जो है नकल रुक जाएगी, इस आंदोलन से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस आंदोलन के बाद अब देश की सारी राजनीतिक व्यवस्था सुचितापूर्ण हो जाएगी, अब इसमें राम राज्य आ जाएगा। इस आंदोलन से स्टूडेंट की पावर का तो पता चला। पावर तो बेटा पहले से बहुत थी आपकी, आज भी बहुत है।
आगे भी रहेगी, लेकिन वो पावर जो है कंस्ट्रक्टिव अर्थ में लगे, ये इसको परिणाम कहते हैं। अभी वो जो पावर लगी उसमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ, कंस्ट्रक्टिव काम में मुझे तो कुछ दिखा नहीं अभी तक। बस इतना ही दिखा कि भाई एक बात कई लोगों ने कि 12 साल में इस देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी उसमें किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था, हमने एक आदमी का इस्तीफा ले लिया। तो एक व्यक्ति के इस्तीफे के लिए हजारों लोगों का समय, शक्ति, ऊर्जा बर्बाद करना और लोगों को के भीतर एक तरह से एक बगावत का ही भाव पैदा हो गया है ना। परिणाम जिसको कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव परिणाम क्या निकला? यू हैव पावर। आप अपने माँ बाप को रोज झुकाते हो, जैन जी लोगों, आप अपने माँ बाप को झुकाते हो, आप समाज को भी झुका सकते हो, आप सरकारों को भी झुका सकते हो। स्वामी रामदेव अभी आपके सामने दंडवत प्रणाम कर लेता है, लो मुझे झुका दिया। अब परिणाम क्या निकला? मैं झुक गया। इसलिए झुका हूं कि मैं आपके भीतर वो देखना चाहता हूं कि एक एक बच्चा 100, 200, 500 को रोजगार देने वाला बने। एक एक बच्चा देश का नाम ऊंचा करने वाला बने। एक एक बच्चा अपने माता पिता का, अपने कुल वंश का, अपने भारत का नाम ऊंचा करने वाले बने। हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, जहां पर भी आप रहे वहां कुछ ऐसा करें ना। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं, गुरुकुल में पढ़ाऊं, और आज 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा हूं। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी है, और 1 लाख करोड़ की आगे कंपनी बनाने की तैयारी है। करीब 50,000 करोड़ के पास पहुंच गए, और उससे जो कुछ अर्जित किया कि सारा अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, मेरे पास जो कुछ है वो सारा कुछ मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए है। इस रूप में हम आगे कुछ देश के लिए करें, इसके लिए मैं आपको सिर झुका रहा हूं ना। तो आप परिणाम निकलना चाहिए ना। लेकिन स्वामी जी, इसकी जो उसने कहा कि अपना पावर दिख गया, इसको मैं इस हिसाब से अगर देखूं कि एक सरकार की जवाबदेही, देखिए अभी सिंबॉलिक, एक इस्तीफा सिंबॉलिक है। उनको भी मालूम है कि उससे सीधे तौर पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत सारी और कोशिशें चाहिए। लेकिन अगर एक सरकार देख लेती है कि ये जो लोग हैं जिनके साथ पेपर लीक हो रहा है, या फिर रोजगार की जो भी समस्या, जो भर्तियां लटकाई जा रही हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, इनको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। जवाबदेही इस आंदोलन की एक उपलब्धि अवश्य है जी, और वो होनी ही चाहिए। और जो सत्ता जवाब दे ना हो, उसको शासन में रहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि सत्ता कभी भी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। भगवान राम को हम देश का सबसे बड़ा चरित्र मानते हैं, यद्यपि राम के नाम पर भी बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन राम का चरित्र क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम। राम धर्म के विग्रहवान स्वरूप हैं। उनको एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, एक आदर्श इंसान और एक अवतारी सत्ता के रूप में एक भगवान कैसा होता है, उन्होंने उस चरित्र को जिया। और वो साधु, उनके स्वभाव में साधुता है, दिव्यता है, पवित्रता है, और सत्य पराक्रम है। सत्ता का पराक्रम नहीं, सत्य का पराक्रम है। तो इस आंदोलन की एक उपलब्धि इस रूप में हम कह सकते हैं कि सत्ताओं को झुकाया जा सकता है और सत्ताओं को जवाबदेह बनाया जा सकता है। वो एक आंशिक उपलब्धि है। कोई अभी सत्ता, एक आंदोलन से पूरी सत्ता जवाबदेह हो जाएगी और सारे देश की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे ब्यूरोक्रेट्स, माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सारा का सारा समाज अब एक सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगा। कुछ बच्चे सड़कों पर उतर गए। अब इस एक उपलब्धि के पीछे 100 इसके दाग और लग गए, वो भी तो गलत है ना। तो निष्कलंक होकर के हमें आंदोलन करना चाहिए। सारा हमने लबादा ओढ़ रखा है और हम आजादी के नारे लगा रहे। तो मूलभूत परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम बच्चा जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकले तो 100 से ज्यादा स्किल्स उसको आनी चाहिए, और वो उतना समर्थ होना चाहिए, उसको अपने ऊपर इतना गर्व, इतना उसको अपने ऊपर अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए उसको कि मैं देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा सृजन कर सकता हूं। जैसे बेटी ने कहा ना कि उसको अपनी ताकत का बोध, ताकत तो हमारे भीतर है ना। हम एक व्यक्ति नहीं है, हम इस संपूर्ण राष्ट्र की शक्ति, अभिव्यक्ति, अपने अतीत की विरासत और वर्तमान की चुनौतियों के से लड़ते हुए एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये तो हमारी ताकत है ही ना। कोई आंदोलन हमारी अपनी ताकत थोड़ी बनाएगा। कोई रामदेव का जन्म आंदोलन से हुआ था कि स्वामी रामदेव की मां ने और बाप ने आंदोलन किया, रामदेव पैदा हो गया?